नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बीजेपी की, जो फिर से पूरी तरह चुनावी मूड में आ गई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई ये बैठक और ये बैठक कल भी होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को प्रदेश चुनाव समिति का प्रभार भी सौंप दिया गया है। कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं। संजय जायसवाल ने अपने भाषण में केंद्र सरकार के कामों का जिक्र किया और साथ ही लालू राबड़ी सरकार की यादें भी दिलाई। बिहार चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में एनडीए सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार के कामों के बारे में बताया, जबकि नंदकिशोर यादव लालू राबड़ी सरकार और राम मंदिर का याद दिलाना नहीं भूले। सभी कार्य समिति सदस्यों से यह आह्वान करता हूं कि बिहार की तरक्की के लिए हमें एनडीए के तीनों दलों को 3/4 से ज्यादा सीट हर हालत में जिताने का लक्ष्य रखना है और यह जीतना ही चाहिए और यह आप सबों के द्वारा संभव है। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में 15 वर्षों में बिहार पूर्णतः तबाही के रूप में चला गया था। आज सड़क, बिजली, रेल, स्कूल, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किया है तो वर्तमान की बिहार की एनडीए सरकार ने किया है। जिन लोगों के हाथ में 15 साल बिहार की बागडोर थी, इन लोगों ने राम मंदिर निर्माण की जो रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा को रोकने का काम उस 15 साल के प्रशासन के लोगों ने किया था और उन लोगों ने राम मंदिर के बाद अवरोध पैदा करने का काम किया था। ये कांग्रेस पार्टी जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बात का विरोध करने की फैसला नहीं होना चाहिए अभी, लेकिन राम जी की कृपा थी, राम जी की कृपा हो गई। लाख विरोध के बावजूद, लाख आरजेडी के फैसले के बावजूद, कांग्रेस के प्रयास के बावजूद भव्य राम मंदिर के निर्माण के सिद्धांत का कार्यक्रम मोदी जी के हाथ से संपन्न हो गया। बिहार में दलितों के वोट पर किसका हक है, ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल है। लेकिन चुनाव है तो सत्ताधारी और विपक्ष दोनों दलितों के शुभचिंतक होने का दावा कर रहे हैं। अपने जवाब को पुख्ता करने के लिए आंकड़े भी दिया जाता है। आज जेडीयू कोटे के 4 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को देश का सबसे बड़ा दलित प्रेमी मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि 5 दिन पहले तक नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे श्याम रजक इसे ढकोसला बता रहे हैं, क्योंकि अब वो आरजेडी के पाले में है। जो लोग लंबे समय तक इस प्रदेश में इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में थे, क्या बोल करके आए और लंबे समय तक इस पार्टी में रहे, चाहे उदय नारायण चौधरी जी हो। उदय नारायण चौधरी जी को 10 वर्ष तक बिहार विधानसभा का, आजाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि कोई दलित 2-2 टर्म बिहार विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, वो भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया। और माननीय नेता ने अपने जाने के बाद किसको चुना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वो भी महादलित को। तो ये इस सोच को प्रमाणित करता है कि नेता एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मैंने स्वाभिमान और सम्मान और संस्कार के साथ कभी समझौता नहीं किया है। आपको मौका पर बोला जा रहा है कि आपको तमाम चीजें मिली, नीतीश कुमार ने दलित को मुख्यमंत्री बनाया, आप लोग जिसको मंत्री बनाया, तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि बनाया कोई वो दाता है क्या और हम भिखारी हैं क्या? जिनको मुख्यमंत्री बनाए थे वो कोई भिखारी थे क्या? वो भी पढ़े लिखे थे, पुराना अनुभव रहा है। आप उनको भिखारी समझ रहे हैं कि जब कान पकड़ा, कान पकड़ करके उठा दिया, कान पकड़ के बैठा दिया। बिहार में दलित राजनीति को लेकर जेडीयू और आरजेडी की दावेदारी पर बीजेपी का भी बयान आ गया है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने श्याम रजक पर सवाल उठाए हैं। श्याम रजक तो वहीं थे पहले भी, फिर जब एनडीए का माहौल 2005 में बनना शुरू हुआ तो तब तक में उनको वहाँ डिफरेंसेस हो गया था तो आ गए। और नीतीश जी ने उनको जितना कदर किया और इज्जत की है, ऐसी स्थिति उनको तो कम से कम उस काल में कभी नहीं था। अब कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ से गए होंगे। और देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की सियासत में दलित आखिर खास क्यों है, क्यों सियासी खेमों में दलितों का हितैषी बनने की होड़ लगी हुई है। दरअसल बिहार में 16% दलित वोटर हैं। अनुसूचित जाति के लिए बिहार में कुल 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। और देखिए,
बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती, यानी 22 समुदाय दलित हैं। नीतीश कुमार ने 22 जातियों में से 21 को महादलित घोषित कर रखा है। 2015 में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 14 दलित सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसी दलित वोट बैंक को लेकर तमाम पार्टियां दलितों पर अपना हक जताती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी एनडीए के नेता जुट गए हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू के सामने ऊहापोह की स्थिति होगी, क्योंकि 2015 में बीजेपी ने कई सीटें जेडीयू से जीती थी, जबकि जेडीयू ने भी बीजेपी को हराकर कई सीटों पर कब्जा जमाया था। अब दोनों दल गठबंधन में हैं। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में नेता दावा कर रहे हैं कि समय आने पर सीटों का मुद्दा भी सुलझा लिया जाएगा। वहीं विरोधी महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि एनडीए में भगदड़ मचेगी और इसका फायदा महागठबंधन को होगा। देखिए, सभी की अपनी परंपरागत सीटें हैं और अपनी चर्चा सब कोई कर रहे हैं। इसका कोई यह समय नहीं है। जब समय आएगा तो हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो पहले जो मानसिकता जो दोनों पार्टी का है बड़ी एक रही है, लंबे समय से ये गठबंधन रहा है, तो मानसिक तौर पर हम बड़ी बैलेंस रहते हैं। जब भाजपा के साथ हमारी गठबंधन होती है और मुख्यमंत्री जी जब बैठेंगे तो ये बिल्कुल ही समस्या समाधान होगी। किसी प्रकार की ऐसी मैसेज नहीं जाएगी बाहर कि कोई तालमेल में कोई गड़बड़ी हो रही है, और सब कुछ एडजस्ट कर दिया जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे लगता है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा क्षेत्र वाइज देखिएगा अंतर कलह बढ़ेगा। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी जो पिछले बार सेकंड किए होंगे, आपस में एक दूसरे को हराए होंगे, वह इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का प्रयास करेंगे। वो महागठबंधन के लिए एक बड़ा लाभदायक कदम भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। आरजेडी ने 160 सीटों की मांग कर दी है, तो वहीं दूसरी सहयोगी पार्टियां राजद के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस और आरएलएसपी जैसी पार्टियां ऐसी मांगों को ज्यादा भाव नहीं दे रही हैं, तो सत्ताधारी जेडीयू के नेता विरोधी खेमे पर तंज कस रहे हैं और निशाना सीधे तेजस्वी यादव पर लगाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से बड़ी पार्टियां 80 तो मेरा सीट है ही, बनता ही है, और जो जिस कैपेसिटी के लोग होंगे सबों के साथ, और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है तो सबसे अधिक सीटों पर लड़ने का काम करेगी। लगभग जो है 160 लड़ना चाहिए। अब देखिए, आरजेडी का बयान किसका आया है, कहाँ आया है, इससे हमको कोई मतलब हम कांग्रेस पार्टी को है कि हम मैक्सिमम सीट पर जहाँ जीत सकते हैं लें, और ये आलाकमान इस पर विचार कर रहा है। हम लोग स्थानीय स्तर पर अब किसी तरह का कमेंट देना उचित नहीं समझते। इससे पहले महागठबंधन के किसी भी घटक दल का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अधिकृत न हो, सीटों के बंटवारे, सीटों की संख्या को लेकर कोई भी दावा करता है तो वह दावा निराधार है, एकदम बेसलेस है। तेजस्वी यादव के अहंकार को जब जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो अलायंस में लड़े या बगैर अलायंस के लड़े, पूरी तरह से राजद का सफाया तय है और इनके साथ जौ की तरह घुन भी पीस जाने की स्थिति में दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान उनके साथ रहने वाले दलों को भी होगा। सीटों के घमासान के बीच इन दिनों बिहार की सियासत में दल बदल का खेल भी चल रहा है, खासकर आरजेडी और जेडीयू के बीच। इन दोनों दलों के विधायक आपसी अपनी जो सियासी जमीन है उसके हिसाब से, समीकरण के हिसाब से अपने लिए दल ढूंढ रहे हैं। वहीं इन दोनों के बीच जारी इस दल बदल के कारण बीजेपी और एलजेपी के पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। इसकी वजह है परंपरागत सीट। जी हाँ, बिल्कुल परसा से ही लड़ेंगे हम लोग। और जहाँ तक चुनावी तैयारी की बात है, ये मेरे लिए कोई नया सीट नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी सब चल रहा है, हमारे वर्कर लगे हुए हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते चंद्रिका राय को आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थामे और सीट को लेकर दमखम से दावा ठोक दिया। चंद्रिका राय ऐसे दावा करने वाले अकेले नहीं हैं। चंद्रिका राय के साथ ही आरजेडी से नाता तोड़ जेडीयू में आए जयवर्धन यादव भी कहते हैं कि परंपरागत सीट सबको प्यारी होती है। हालांकि जयवर्धन यादव जरूर कहते हैं कि पार्टी का फैसला उन्हें मान्य होगा। देखिए, मैंने पार्टी के सामने ये प्रस्ताव दे करके
जदयू नहीं ज्वाइन किया था कि मैं पालीगंज से ही लड़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं वहाँ से सिटिंग विधायक हूँ, लेकिन दल का जो निर्णय होगा वही मुझे मान्य होगा। दरअसल आरजेडी से कई ऐसे विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं जो पिछले चुनाव में मौजूदा एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीते थे। मसलन परसा सीट से विधायक चंद्रिका राय ने एलजेपी के छोटे लाल राय को हराया था। पातेपुर के विधायक प्रेमा चौधरी ने एलजेपी के प्रत्याशी को हराया था। गायघाट के विधायक महेश्वर यादव ने बीजेपी के विनाश सिंह को हराया था। सासाराम से विधायक अशोक कुशवाहा ने बीजेपी के जवाहर कुशवाहा को हराया था। पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव ने बीजेपी के राम जन्म शर्मा को हराया था। दरभंगा के विधायक फराज फातमी ने बीजेपी के अशोक यादव को हराया था। ऐसे में आरजेडी से आए विधायकों के सिटिंग सीट से ही चुनाव लड़ने के दावे ने बीजेपी नेताओं की पेशानी पर बल ला दिया है। इसलिए बीजेपी नेता सीटों के बंटवारे के वक्त सीटों के बलिदान की सलाह दे रहे हैं। आना जाना राजनीति में ये तो काम लगा रहता है, लेकिन उन परंपरागत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों निश्चित रूप से बात करिए, कोई रास्ते निकलेंगे तभी कोई अलायंस चलता है, ऐसे थोड़े अलायंस चलता है। वहीं एलजेपी नेता भी दबी जुबान में सीटों से आसानी से समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है परंपरागत सीट को लेकर आने वाले दिनों में एनडीए में तल्खी देखने को मिल सकती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सीएम ने 4,855 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जोर बिजली की योजनाओं पर रहा। सीएम ने इशारों में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब लालटेन की जरूरत नहीं रह गई। साथ ही उन्होंने कहा कि खेती के लिए बिजली का इस्तेमाल होने लगा है और जल्दी घरों में प्रीपेड मीटर भी लगा दिए जाएंगे। तो भाई लालटेन ढिबरी इसी के सहारे न चलता था। अब आजकल लालटेन का कोई जरूरत खत्म हो गया, अब बिजली आ गया। और आप देख लीजिए कि एक रोज तो सब लोग थे, हमारे डिप्टी सीएम भी थे। एक बार वहां से गया से हम लोग चले हैं शाम में, गया से शाम में चले और पटना आ रहे थे हेलीकॉप्टर से। और क्या दृश्य था साहब। अब तो चूंकि जो हेलीकॉप्टर है अभी राज्य सरकार के पास, वो शाम के बाद भी चलता है, यानी उन जगहों से जहां पर रात में भी रोशनी है और पटना एयरपोर्ट पर भी अब है। कहने के लिए तो बयानबाजी के लिए लोग कुछ भी देते हैं और लोगों को पब्लिसिटी भी मिलती रहती है, लेकिन ये क्या पब्लिसिटी है। जरा हम पब्लिसिटी देने वाले लोगों को भी कहेंगे कि जरा दिल से पूछिए, दिल से पूछिए क्या स्थिति थी और अब आज क्या स्थिति है। पटना के गौरीचक गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 7 लोगों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और इसी दौरान किसी आरोपी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल गैंगरेप के 10 दिन बाद जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस एक्टिव हुई। बोलो ना जी, बोला कि नहीं बोला? उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? उस दिन हुआ था सर कि विक्रम से लाया था आदमी, ठीक ना, टेम्पू से लाया था, 3 लोग तो लाया था। कल कई आदमी शामिल हुआ, सो बताओ खाली अपने। हमने सर 7 आदमी और 3 वो गौरी सर के साथ 10 आदमी था टोटल। हाँ। कोची का के बुलाया, रास्ता भटक गई थी क्या वो? नहीं तो पैसा को लाया था। अच्छा, वीडियो वायरल कौन किया तो बताओ? वीडियो वायरल तो सर पता नहीं लग रहा है। वीडियो तुम भी बनाया था? नहीं सर। लास्ट में कितना देर रखे थे महिला को तुम लोग अपने पास? वही 3-4 मिनट। रोड के एकदम ठीक किनारे है घटना सर, टूटा हुआ जो है। शराब उराब रखे हुए थे ना बोतल जी तुम लोग? नहीं सर। शराब पिलाने का शराब का बात है ना? हाँ ना, शराब नहीं। क्या नाम है? रात भर लगभग 8 घंटे के अभियान में हम लोगों ने 7 बजे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक और बाइस्टैंडर था जिसको कि गिरफ्तार करना बाकी है। इन सभी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कराए हैं, तो अब तक इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। महिला का हम लोग मेडिकल करा रहे हैं और महिला को 164 का बयान भी कराया जाएगा। सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज किया गया है और इन सभी युवकों को हम लोग जेल फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो राजधानी की जिस जगह पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, वहां न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची।
जानने की कोशिश की कि आखिर ये कौन सी जगह है। वैसे इस वारदात ने राजधानी में महिला की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। राजधानी पटना के गौरीचक इलाके में मनचले युवकों ने एक 45 साल की विधवा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। हम आपको उस घटना स्थल पर ले आए हैं जहां पर इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया था। ये सिंचाई विभाग का पुराना खंडहर है और यहाँ पर पहले कभी कार्यालय चलता था सिंचाई विभाग का, और यहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये बिल्कुल निर्जन स्थान है जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और ना ही कोई आसपास में घर है। सड़क जरूर है जो जहाँ पर इक्की दुक्की गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। और यहीं पर मनचलों ने, लफंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार की देर शाम वीडियो वायरल किया गया इस घटना का, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रायोरिटी बेसिस पर दिखाया और पटना पुलिस में हड़कंप मच गया। देर रात एसएसपी उपेंद्र शर्मा अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंचे थे। देर रात से छापेमारी शुरू हुई और आज अगले सुबह तक छापेमारी चली, जिसमें 6 आरोपियों को फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वैसे में गौरीचक के लोग शर्मसार हैं क्योंकि उन्हीं के गाँव के लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों से जो पूछताछ की है, उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और निश्चित तौर पर पटना पुलिस अब इस पूरे मामले में स्पीडी ट्रायल चलाने की बात कर रही है। राज्य महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और पटना पुलिस से रिपोर्ट तलब किया है। सवाल यही है कि हमारे घर की बहू बेटियां और महिलाएं कब सुरक्षित होंगी और कब वे अपने आप को अपने इन दरिंदों से बचा सकेंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, गौरीचक, पटना। तो पटना के गौरीचक में महिला के साथ गैंगरेप से जुड़ी न्यूज़ 18 की खबर पर राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने कहा कि दोषी किसी भी हाल में नहीं बच पाएंगे और मामले में सख्त कार्रवाई के लिए एसपी से जांच कराना बेहतर होगा। हम एसएसपी से हम बात करेंगे कि जल्द से जल्द वो लड़का सब पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। हम अपने स्तर से भी उसको हम जांच करवाएंगे, एसपी से भी हम जांच करवाएंगे और वो लड़का को गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जहानाबाद के इंडोर स्टेडियम से शहर को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां घूमने आई एक शादीशुदा महिला के साथ 4 लड़कों ने दुष्कर्म किया। घटना 20 अगस्त की है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पीड़ित महिला की शिकायत पर आज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के मुताबिक 20 अगस्त को वो इंडोर स्टेडियम में बने पार्क में घूमने आई थी। तभी पार्क में पहले से मौजूद 4 लड़के उसे पार्क में बने कमरे में जबरन ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने गई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय थाने से उसे भगा दिया। पीड़ित के पति ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने के बाद कोर्ट में फरियाद लगाई, तब जाकर थाने में मामला दर्ज हो पाया। वैशाली में 2 दिनों से लापता लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां अर्धनग्न स्थिति में एक लड़की का शव मिला। यह घटना बिदुपुर थाने के इस्माइलपुर की है। हाजीपुर जंदाहा रोड के किनारे झाड़ी में लड़की का शव मिला है। खबर फैलते ही वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए। जानकारी मिलने पर बिदुपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों ने युवती के साथ रेप के बाद हत्या करने की आशंका जताई है। उन्होंने प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम दिए जाने की बात भी कही। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और देखिए, नई सेवा शर्त लागू होने के बाद अब नियोजित शिक्षकों का जल्द ऐच्छिक रूप से तबादला शुरू होने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि तबादले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी ढंग से पूरी हो, इसे लेकर एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला किया जाएगा और फिर पुरुष शिक्षकों को मौका मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू हो गया है, लेकिन जो शिक्षक हैं अब भी ट्रांसफर को लेकर असमंजस में हैं। इस बाबत हम सीधे बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ। सर, सेवा शर्त तो लागू हो गया है, लेकिन शिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है आसान है भी। देखिए, ट्रांसफर की प्रक्रिया में आप लोगों ने देखा होगा जो कैबिनेट से पास हुआ है और नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग का कल हो भी गया है, जिसके तहत जो भी महिलाएं हैं और जो दिव्यांग हैं
उनको ट्रांसफ़र सबसे पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद जो भी मेल टीचर्स हैं उनको म्यूचुअल के आधार पे, क्योंकि पीपल टीचर रेशियो भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए म्यूचुअल के आधार पे फिर उनकी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है की जाएगी और इस बाबत जो है जल्दी ही प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट की जाएगी। वक्त को लेकर जो है ये हो सकता है, चूँकि हम लोग ऑनलाइन पर प्रोसेस करेंगे, स्पेशली प्राइमरी में हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जितना टाइम लगे फिर जो भी हमको उसके स्टेप होंगे उस स्टेप के हिसाब से उनको मिल जाएगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।